व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने आज 7 मई 2024 को छठी बार रूस के राष्ट्राध्यक्ष पद की शपथ ली। इससे पहले वो एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये उनका 5वां कार्यकाल है राष्ट्रपति के तौर पर। इस छठे राष्ट्राध्यक्ष कार्यकाल में भारत और रूस के रिश्ते कैसे हो सकते हैं, इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या भारत जो सुपर पावर बनने का एस्पिरेशन देख रहा है, अ, क्या वो पूरा हो पाएगा? आइए देखते हैं। भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, वो 8 जो एरियाज़ हैं, उनको मोटे तौर पे विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दूसरा रक्षा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अंतरिक्ष, रूस ने हमारी काफ़ी मदद की है। परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी। खनिज लवण, ये कुछ नया हिस्सा है। मार्केट, लेबर पूल और परिवहन, ये जो है नए एरियाज हैं। तो अब देखते हैं कि करके कैसे इन सब इन सब पर जो नए राष्ट्रपति हैं और जो रूस की नई विदेश नीति हो सकती है, उसका भारत पे इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। इसके 3 हिस्से हो सकते हैं, 3 हिस्से हैं। सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ। रूस चाहता है कि भारत जैसे और भी देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके मेंबर बने और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो ग्लोबल साउथ का, ताकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंस है, वो ख़त्म हो। इसके अलावा रूस पक्षधर है कि जो डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पे डिपेंडेंसी कम हो। और हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही भारत और रूस ने अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू किया है, ताकि डॉलर का जो डोमिनेंस है, जिससे कि जैसे कि वेपन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है दुनिया भर में सैंक्शन लगाने के नाम पर, उसका इस्तेमाल कम से कम हो। और तीसरा जो नई ग्रुपिंग है ब्रिक्स, जो कि जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ, जो कि विकासशील देश हैं, उनकी ग्रुपिंग है, जो कि नहीं चाहता है किसी भी ब्लॉक में शामिल हुआ जाए, सिर्फ अपनी लोगों की प्रोग्रेस चाहता है और जो पुरानी जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, उससे आगे निकलना चाहता है। तो रूस और भारत उसमें मेंबर हैं और रूस चाहता है कि उसमें और से और देश जुड़ें, ताकि जो ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है विकसित देश, वो और आगे बढ़ें। और जो कुछ देशों की जो डोमिनेंस चल रही है फाइनेंशियल सिस्टम में या फिर इकोनॉमिक सेंक्शंस सेक्शंस में, जो सेक्टर में चल रही है, वो कम हो और जो बाकी दुनिया है वो भी प्रोग्रेस करे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कूटनीति के तौर पर जो राष्ट्रपति पुतिन आएंगे, तो जो उनकी अप्रोच है वो कंटिन्यू रहेगी। तो भारत को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। डिफेंस, रक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके 3 पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला है इम्पोर्ट, जो कि हम रूस से जो हथियार खरीदते हैं। दूसरा है कोलैबोरेटिव वर्क और तीसरा है कि फ्यूचर जो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं मेक इन इंडिया के तौर पर। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्ट, हमने पिछले कुछ सालों से रूस से जो वेपन्स है वो कम कर दिए खरीदना। हमने फ्रांस, इज़राइल, यूएस और बाकी देशों से खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पुराने वेपन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स हमें चाहिए, तो कम से कम 20-30 साल में चाहिए। तो इस हिसाब से जो तीसरा पॉइंट है, खुला मेक इन इंडिया, क्योंकि रूस ने इच्छा जताई है कि वो मेक इन इंडिया के तहत जो स्पेयर पार्ट्स हैं रूसी वेपन्स के, वो भारत में निर्माण करना चाहता है। तो ये भारत के लिए फ़ायदे का सौदा है और जो रूसी राष्ट्रपति की अप्रोच है, वो भारत के साथ रिश्ते और अच्छे गहरे करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट था वो है कोलैबोरेशन। जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, वो रूस और भारत ने मिलकर निर्माण किया है और रूस ने पहले भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यानी न्यूक्लियर सबमरीन में हमारी मदद की है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है डिफेंस, जिनमें वो हमारे साथ काम करना चाहता है, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर फ्लाई प्लेन है, जो कि हुआ नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ऐसे और प्रोजेक्ट्स हों जहाँ पे भारतीय रक्षा जो ज़रूरतें हैं और रूस की रक्षा ज़रूरतें एक जैसी हों, तो उसमें कोलाबोरेशन में काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस के तौर पर। तीसरा जो कोलाबोरेशन है वो अंतरिक्ष। ये सच है कि रूस ने या सोवियत यूनियन ने पुराने ने हमारे जो अंतरिक्ष प्रोग्राम में काफ़ी मदद की है। हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के ही स्पेस क्राफ्ट बैठकर अंतरिक्ष में गए थे।
और हमारे जो अभी गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें जो हमारे पायलट्स हैं वो भी रूस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जिस तरह से रूस ने पश्चिमी देशों पे निर्भरता घटाने की सोची है और अपने आप अंतरिक्ष में और डेवलपमेंट करने की बात कही जा रही है रूस के अंदर, तो उसमें भारत एक अच्छा कोलैबोरेटिव पार्टनर बन सकता है, क्योंकि हमने भी पिछले 30-40 सालों में स्पेस साइंस में, स्पेस फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस की है। हमारा काफ़ी स्टार्टअप्स काम कर रही है। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ हो सकता है रूस के साथ। परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर एनर्जी। रूस ने शुरुआत में आज़ादी के बाद हमें न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने में मदद की थी। और अभी भी कुछ परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे हैं वो रूस की वजह से बन रहे हैं। और भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय जो संबंध है उसके तहत रूस भारत को 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट भविष्य बनाने में मदद करेगा। और रशिया जो है या रूस जो है, अम, जो फ्यूल आता है इनरिचमेंट यूरेनियम, उसमें दुनिया का दूसरा तीसरा 2 या 3 सप्लायर्स है, उनमें से एक है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल हमें चाहिए होता है परमाणु संयंत्र चलाने के लिए, उसमें रशिया हमारी मदद करता है। तो देखा जाए तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो चलती रहेगी। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर के दौर में ये जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ता जाएगा। अब जो बात करते हैं कुछ नए एरियाज़ की, ये जो मैंने बात की ये बहुत शुरुआत से हैं, कुछ नए नहीं हैं, ये शुरुआत से चल रहे हैं। लेकिन जो हम बात करें नए, खनिज लवण। खनिज लवण यूँ समझ लीजिए कि रशिया जो है एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत अपार मात्रा में मिनरल्स हैं। आयरन, टाइटेनियम, निकल, प्लूटोनियम, इस तरह की चीज़ें हैं। और भारत जो एक बहुत बड़ा देश है, आबादी वाला देश है, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत कम है। हमें खरीदने पड़ते हैं दूसरे देशों से अगर हमें ग्रो करना है तो। तो एक तरह से ये एक विन विन सिचुएशन है। रशिया के पास एक बड़ा मार्केट है, क्योंकि अब जो पश्चिमी देश है रूस से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो रशिया को एक मार्केट चाहिए। और अभी चीन उनसे काफ़ी कुछ खरीद रहा है, लेकिन रूस वाले नहीं चाहते कि चीन पर उनकी निर्भरता एक जैसी हो जाए। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए हो सकता है। और इस तरह से हम रूस की मदद कर सकते हैं चीन पर निर्भरता कम करने में। वो हमें जो चाहिए वो मिल सकता है और हम इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से। और रूस जो है एक अच्छा मार्केट मिल सकता है उनकी इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट इकोनॉमी को। तो ये एक तरह से दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। और कुछ अरसा पहले जो रशियन फार ईस्ट है उसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी परियोजनाओं पे ध्यान दिया है, और वहाँ पर तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक नया एरिया है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये रूस में कंटिन्यूटी है, तो भारत और रूस के बीच ये जो ट्रेड है सैंक्शंस के बावजूद, वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर के बावजूद बढ़ता रहेगा। ये एक नया पॉइंट है फिर से मार्केट। रूस पश्चिमी देशों से जो है अपने संबंध तोड़े नहीं गए, पश्चिमी देशों ने संबंध तोड़ लिए हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट था रूस के लिए वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका या फिर और इंग्लैंड, जो भी चीज़ें वो बेचते थे। अब वो मार्केट नहीं रहा, तो भारत एक बड़ा मार्केट हो सकता है। इसके अलावा जो रूस की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर अफ्रीका और एशिया एशिया पर ध्यान देने की बात कही गई है, वेस्ट से हटकर, वेस्टर्न वर्ल्ड से हटके। तो भारत जो है एक अच्छा लॉन्च पैड हो सकता है कि यहाँ से आप जो है अपने जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करो। जो भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में या रूस में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमारे पास एक बड़ा लेबर लेबर पूल है, और हम हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन सस्ता पड़ सकता है। तो रूसी कंपनीज भारत के अंदर वो चीज़ निर्माण कर सकती है और भारत में बेच सकती है, और भारत ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट फॉर अफ्रीकन एशिया बन सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए भी एक अच्छा मार्केट रूस बन सकता है। वैसे बड़ा मार्केट नहीं है पर फिर भी एक अच्छा मार्केट हो सकता है रूस। तो इस तरह से जो है नया मार्केट जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं लेबर पूल की। लेबर पूल ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सर्वेस और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रूस की आबादी घट रही है और रूस की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, रूस की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो उन्हें जो है काम करने लायक लोग चाहिए, इंसान मतलब लेबर पूल चाहिए एक अच्छा। और भारत में हमारे पास एक सरप्लस टैलेंटेड लेबर पूल है। तो रूस की बढ़ती इकोनॉमी को
प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा ये मैच हो सकता है कि भारतीय लोग रूस में जाकर काम करें और रूस को जो है लोगों की जो कमी पड़ रही है वो दूर हो जाएगी। तो हमें भी एक फॉरेन करेंसी मिल सकती है और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये लेबर पूल है, इसमें थोड़ा-सा बातचीत चल रही है और ये आसान नहीं होगा क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मली भारतीय लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ या मिडल ईस्टर्न्स में ही ज़्यादा मूव करते हैं। रशिया थोड़ा-सा नया कंट्री है। और इसके बाद बात करते हैं परिवहन की, ये भी इंटरेस्टिंग सेक्टर हो सकता है। जो नई डॉक्ट्राइन है रूस की उसके हिसाब से। रूस काफ़ी सालों से जो पश्चिमी देश था उन पर डिपेंडेंट था, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। ये सेमीकंडक्टर चिप चिप हो या पैसेंजर प्लेन्स हो या जो रेलवे के डब्बे हों या छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। अब वो चाहते हैं उन्हें खुद मैन्युफैक्चर करना। वो अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, वो खुद डिपेंडेंट हों। इसमें भारत एक अच्छा कोलैबोरेटिव पार्टनर बन सकता है। रूस जो है पैसेंजर प्लेन में इन्वेस्ट कर रहा है और अब भविष्य में उनका प्लान है कि वो 1000 प्लेन्स रशिया में बने हुए को इस्तेमाल करें। पश्चिमी देशों के प्लेन को इस्तेमाल ना करें क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वो स्पेयर पार्ट्स नहीं नहीं ला यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हम भी रशिया के साथ कोलैबोरेट करके जो पैसेंजर प्लेन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडियन इनपुट के थ्रू एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ओके हमारे पास भी एक पैसेंजर प्लेन बन सकता है डोमेस्टिक इंडिजीनियस रशिया के पास ही बन सकता है मिलके मतलब बना सकते हैं। इस तरह से हमने बात की थी फाइटर प्लेन्स की पहले वो फिजिबल नहीं है जैसे कि मैंने रक्षा में बताया आपको। अभी हाल फिलहाल जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसमें एक रशियन कंपनी और भारतीय कंपनी मिलके स्लीपर कोचेस का निर्माण करेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और बन सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जो शिप यार्ड्स हैं वो रूस की उसकी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए 24 शिप्स का निर्माण करने वाले हैं जो कि कैस्पियन सी में उनके काम आएंगे। तो ये जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं कोलाब्रेशन के और परिवहन के क्षेत्र में और काम आ सकते हैं। तो ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट है इंडिया रशिया के जो भारत और रूस के जो बायलैटरल रिलेशन है या द्विपक्षीय संबंध है उसके लिए। और जो करंट जो करंट इनकी रूस की लीडरशिप है और आने वाली लीडरशिप है जिनकी प्रेसिडेंट्स वही है तो वो कंटिन्यू करेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर कुछ ना नहीं हुआ तो हमारा जो रूस के साथ अभी तक रिलेशनशिप था रक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वो था वो खनिज मार्केट लेबर पूल परिवहन में बढ़ता जाएगा और कूटनीति के साथ जो रिलेशनशिप है क्योंकि हम तेल बहुत खरीद रहे हैं गैस खरीद रहे हैं कोल खरीद रहे हैं और हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है मिनरल्स है मेटल्स है उनकी ज़रूरत और बढ़ेगी अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो होना है तो जो भारत सरकार का प्लान है कि रूस के साथ और काम किया जाए रूस में इन्वेस्ट किया जाए और रूस की सरकार का प्लान है कि भारत की भी मदद ली जाए चीन के साथ साथ उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो रूसी राष्ट्रपति जब तक छठा टर्म है उसमें हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप है जो कि बहुत कम थे 2022 से पहले वो और बढ़ने वाले हैं। और अभी तक ये जो रिलेशनशिप थे एक तरफा थे। देखा है तो हम ही रूस से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और अभी जो है तेल खरीद रहे हैं गैस। लेकिन आगे जाके जैसे मैंने कहा कि जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सी इक्वालिटी आएगी हम भी इन्वेस्ट करेंगे और हम भी भारतीय कंपनियां भी रूस में जा करके इन्वेस्ट करने की सोच रही है जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है या आईटी सेक्टर है या फिर टेक्सटाइल हो गया। ऐसे जो सेक्टर्स हैं या किचन इक्विपमेंट्स हो गया। तो जो जो चीज़ें रूस दूसरे देशों से खरीदता था वो शायद अब भारत की कंपनियां सप्लाई कर सकती है। और क्योंकि जो मेन दिक्कत थी वो थी रशिया पे आए हुए सैंक्शंस। लेकिन भारत और रूस ने हाल फिलहाल जो रुपी रूबल ट्रेड पे बातचीत कर ली है तो आप भविष्य में अच्छा खासा ट्रेड होने की उम्मीद है भारत और रूस के बीच। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो रूसी राष्ट्रपति का छठा टर्म है अम, वो भारत और रूस के संबंधों को और भी आगे बढ़ाने वाला है। और भारत की जो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की एम्बिशन है एस्पिरेशन है उसमें रूस हमारी काफ़ी मदद कर सकता है।